नमस्कार दोस्तों, मैं एम.एस. वर्मा अपने YouTube चैनल क्राइम डायरी 9 पर एक अपराध की सच्ची घटना लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। कहानी शुरू करने से पहले एक बात दिमाग में आ रही है कि लोग, ये सावन का त्यौहार चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है, लोग बिल्कुल शंकर भोले की भक्ति भावना में एक बह रहे हैं। तो भक्ति भावना जरूर करो, कोई बुरा नहीं है, लेकिन क्या मंदिरों में बैठा हुआ भगवान आपकी आराधना, आपकी पूजा, आपकी अर्चना सुनता है? ये प्रश्न, यक्ष प्रश्न आज हमारे दिमाग में इसलिए आ रहा है कि कल गोंडा में जो है घटना घटी। लोग भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करके वापस लौट रहे थे। एक पिकअप गाड़ी में सवार थे। ड्राइवर साहब जो गाड़ी चला रहे थे, उनकी गाड़ी डिसबैलेंस होती है और सीधी सीधी वो नहर में जाकर के गिरती है, जिसमें 15 सवारियां मौजूद थीं। 11 लोगों की उसमें मौत हो गई और 4 लोग बुरी तरह से जो जख्मी हैं, उनका जो इलाज अस्पताल में चल रहा है। तो भगवान शंकर उनकी अपने भक्तों की भी रक्षा नहीं कर सके? ये यक्ष प्रश्न। जब भगवान के द्वार पर जाकर के ये घटना होती है तो उस पर अविश्वास होना स्वाभाविक है। तो आज की घटना भी यही हुआ है। लोधेश्वर एक मंदिर पड़ता है, लोधेश्वर में भी 2 लोगों की पूजा अर्चना के समय जो बाहर एक बिजली का खम्भा लगा हुआ है, उस पर चिपक करके मौत हो गई, भगवान के द्वार पर मौत हो गई। तो एक लड़की हुआ करती है, उसके साथ भी यही सब कुछ होता है। जीवन उसका कितना दुख में गुजरता है, ये आगे जो कहानी अब सुनाने वाले हैं, उस कहानी में ये सब कुछ नजर आने वाला है, बताने वाले हैं। रोज की तरह फिर आज फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमारी कहानी को ये सुन रहे हैं और नए हैं, वो हमारा क्राइम डायरीज 9 चैनल यूट्यूब पर इसको जो है सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और जो लोग सुनते हैं उनसे बार बार अनुरोध करता हूँ, भाई सुनने के बाद कमेंट में जाकर के आप जो है अपना विचार तो रख ही सकते हैं। ये कहानी कैसी लगी जरूर बताया करें। आपके लाइक कमेंट करने से हमें बहुत उत्साह और उमंग होती है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो थोड़ा दुख भी महसूस होता है। तो दोस्तों, आज की कहानी शुरू कर रहे हैं। ये कहानी जो है मेरठ जनपद उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है मेरठ की कहानी शुरू होती है। कहानी सुनाने से पहले मैं बता चुका हूँ, ये दुख भरी कहानी है। एक परिवार रहता है, इस परिवार में 2 बेटियां रहती हैं और उसकी माँ, पिता और 2 बेटियां रहती हैं। एक बेटियां छोटी हैं, दोनों बेटियां छोटी हैं और उनका जीवन बड़े आराम से माता पिता का चल रहा होता है, क्योंकि माता पिता इतना तो कमाई लेते हैं जो अपने बेटियों का भरण पोषण बड़े आराम से कर रहे होते हैं। बेटियां भी छोटी हैं, लेकिन वो भी इतनी तो समझदार हैं ही हैं कि जीवन में वो ये चाहती हैं कि हमारा जीवन, मेरे पास कोई भाई नहीं है तो मेरे माता पिता ही सब कुछ हैं, तो ऐसा कोई अनर्गल काम ना किया जाए जिससे जो है मेरे माता पिता को दुख उठाना पड़े। दोस्तों, कहानी बढ़िया तरह से चलती है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, कुदरत के हिसाब से चल रहा होता है। जब छोटी बेटी, जिसका नाम सपना होता है, जब उसकी उम्र 6 साल होती है, तो यहाँ से ही उसके जीवन में दुखों का पहाड़ टूटना शुरू हो जाता है। क्या होता है, जब बेटी 6 साल की होती है और तो उसके पिताजी का देहांत हो जाता है। अब पिताजी का देहांत हो गया, अब माताजी अकेली रह गई। माताजी भी अपना बेटियों का बहुत अच्छी तरह से ख्याल करने रखती हैं, क्योंकि उनका पिता नहीं होता है। तो माता जो है वो पिता का और माता का दोनों का रोल अदा करते हैं। अब फिर समय का पहिया आगे बढ़ता है। समय का आगे पहिया बढ़ा जब ये लड़कियां थोड़ी सियानी हुई, यानी सियानी का मतलब है 8 और 10 साल की जब ये लड़कियां होती है, इसी बीच उनकी माता का भी देहांत हो जाता है। अब माता पिता दोनों गुजर गए, कोई और कमाने वाला भी नहीं है, मात्र लड़कियां ही दोनों हैं। अब वो जाएं तो जाएं कहाँ?
पिताजी इतना धन छोड़ के नहीं गए थे जो कि वो खर्चा भी परिवार का चला सकें। अब दोनों लड़कियां धैर्य रखती हैं, ईश्वर को नमन करती हैं, भगवान को याद करती हैं कि प्रभु तू कैसी परीक्षा ले रहा है, जो कुछ भी है चलो ठीक है। और वो उनका जीवन जो है धीरे धीरे बढ़ने लगता है आगे। अब लड़कियां जो है 14-15 साल की, जो बड़ी बहन है उसका नाम ममता है, वो 14-15 साल की हो जाती है। जब वो बड़ी हो जाती है तो लड़की के मन में ख्याल आता है क्यों ना हम शादी अपनी कर लें, जिससे इस परिवार का भी बोझ कम हो जाएगा और जो मेरी ससुराल होगी उसमें इस लड़की को भी एडजस्ट कर लेंगे, तो हमारा जीवन, दोनों बहनों का जीवन खुशमय सुखमय गुजरने लगता है। और होता भी यही है। अपने गांव में जो और परिवार के लोग जन होते हैं उनसे वो लड़की मुँह से कहती है कि आप लोग हमारी रिश्ता कहीं अच्छा सा तलाश दीजिए। तो मेरठ में जो जगह पड़ती है, और मेरठ में एक गंगा थाना, मेरठ के गंगानगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव जो है अनमेड़ा गांव पड़ता है, उसमें एक लड़का देखा जाता है। उस गांव में देखने को जो लड़का देखा जाता है उसका नाम मुन्ना होता है। मुन्ना भी उस लड़की को देखता है, ममता को, और ममता भी उस लड़के को देखती है। दोनों परिवारों की रजामंदी से ये शादी कर दी जाती है। शादी ब्याह बारात होकर के लड़की दुल्हन बन करके अपनी ससुराल ममता पहुंच जाती है और बड़े सुखमय से उसके जीवन की गाड़ी चलने लगती है। जब गाड़ी चलने लगती है तो अपनी बहन छोटी सपना से वो कहती है कि तुम वहाँ क्या कर रही हो, तुम भी हमारे घर आ जाओ। तो दोस्तों, छोटी वाली जो लड़की है जिसका नाम सपना है, सपना भी बहन के कहे मुताबिक उनकी ससुराल आ जाती है। वहाँ पर रह करके बड़े आराम से उसका जीवन चलने लगता है। अब वो लड़की सपना सोचने लगती है शायद मेरे जीवन के जो दुख के दिन थे वो खत्म हो गए हैं, अब सब कुछ सामान्य हो जाता है। उसे बेटी को जो सपना है उसको जीजा के रूप में एक पिता मिल जाता है और बहन के रूप में एक माता मिल जाती है। दोनों ही उसकी बड़े अच्छे से परवरिश करते हैं और जो किसी भी तरह की उस लड़की को कमी महसूस नहीं होने देते हैं। अब वक्त का पहिया फिर घूमता है, लड़की बड़ी हो रही है, सपना भी अब ममता जो है सपना बड़ी हो रही है, अब उसकी शादी की भी लोग सोचने लगते हैं। दोस्तों, उनका जो बहनोई है मुन्ना, वो उसके लिए घर परिवार की तलाश करता है। अपने जो यार दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनसे भी कहते हैं कि इस लड़की के लिए जो हमारी साली है इसके लिए कोई घर वर ढूंढिएगा। तो रिश्तेदारों की मदद से जो मेरठ में ही एक जो है बिशुन, मेरठ में जगह पड़ती है, उस गांव का नाम होता है, मेरठ के भावनगर थाना क्षेत्र के अंदर कीन नगर का गांव होता है, कीन नगर। उस गांव में जो लड़का देखा जाता है और उस लड़के का नाम जो है रविशंकर होता है। अब रविशंकर को देख करके पसंद कर लिया जाता है। रविशंकर भी लड़की को देखता है और जब देखता है तो उसकी खूबसूरती पर वो फिदा हो जाता है। चूंकि सपना थी ही इतनी सुंदर, जितनी वो सुंदर थी उतनी ही उसको सरल स्वभाव वाली भी थी, तो वो पसंद कर लेता है और बड़े ही धूमधाम से उसका जीजा जो है यानी बहनोई जो होते हैं और उसकी जो बहन होती है उसकी शादी कर देते हैं। और शादी करने के बाद वो लड़की, और इसी वर्ष यानी जनवरी के महीने में उसकी शादी की जाती है। तो अब ये दुल्हन बन करके अपनी ससुराल आ जाती है और ससुराल आने के बाद जो है वो आराम से उसका जीवन चलने लगता है। अब उसको मन में इतनी खुशियां पैदा होती है कि जो पिछला जीवन दुख में गुजरा है अब शायद मेरे जीवन में एक बहार आएगी। और अक्सर होता है लड़कियां जब शादी होती हैं तो बहुत खुश होती हैं, नए नए जीवन के सपने सजोती हैं कि आगे चलकर हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, ऐसा होगा, फिर वैसा होगा, फिर हमारी संतान होगी, उस संतान को हम तो नहीं पढ़ लिख सके लेकिन हम अपने बच्चों को पढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। यही सपने संजो करके जो है सपना भी अपनी ससुराल में आ जाती है। उसके पति का नाम रविशंकर होता है।
रविशंकर भी अपनी पत्नी को बेइंतहा प्यार करता है, क्योंकि वो थी इतनी सुंदर। इसी सुंदरता में जो है वो मोह जाता है, और वो लड़की जो है सपना प्रेग्नेंट हो जाती है। जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो घर में एक बहुत खुशी का माहौल हो जाता है कि चलो भाई, भविष्य में मेरे यहाँ कोई नया मेहमान भी आएगा। ये बात उसकी जीजी के पास भी पहुंचती है, तो वहाँ भी खुशी हो जाती है कि चलो बहुत अच्छा हुआ कि नई लड़कियों की जब उम्र ज़्यादा हो जाती है तो जो है इसकी समस्या भी पैदा हो जाती है, तो बच्चा भी इनके पेट गर्भ में ठहर जाता है। बहुत दोनों परिवारों में एक बेइंतहा खुशी मनाई जाती है। दोस्तों, इसी बीच इस बच्चे को लेकर के उसके जो रविशंकर होता है, उसके मन में कहीं न कहीं एक शंका पैदा हो जाती है, और वो जो है सन की टाइप भी है, और वो जो है उस पर ब्लेम लगाने लगता है। इसी से इनके दोनों परिवारों के बीच में, पति पत्नी के बीच में अनबन शुरू हो जाती है, खटपट शुरू हो जाती है। खटपट जहाँ तक शुरू होती है, अब वो जो है उस पर हाथ भी उठाने लगा है, उस लड़की की सपना की पिटाई भी करने लगा है। लड़की सपना टूटने लगती है। अब वो अपनी बहन से शिकायत करती है, अपने जीजा जो माता पिता का रोल कर रहे थे उनसे शिकायत करती है, और कहती है कि रविशंकर जो हैं वो अब पहले जैसा हमसे नहीं प्यार कर रहे हैं, बोल चाल भी नहीं है, यहाँ तक कि अब वो मेरी मारपीट भी कर रहे हैं। तो वन के जीजा जो हैं वो समझाते हैं, कहते चलो कोई बात नहीं है, एडजस्ट करो, ऐसा हर परिवार में होता है, कुछ लोग होते हैं, लेकिन तुम्हें यहीं रहना है। क्योंकि लड़की जिस घर में जाती है उसमें ढोली जाती है, उसी से उसकी अर्थी उठती है, ऐसा उनके जो है जीजा और बहन कहती है। तो दोस्तों, काफ़ी हद तक समझाया जाता है। लड़की सपना उसको सहन करती है और वहाँ पर रहने लगती है। जब बच्चा कुछ दिन और बड़ा होते हैं, अब बच्चा धीरे धीरे बड़ा पेट में जो है 3 माह का गर्भ हो जाता है। अब वो फिर मारपीट करता है, तो उसकी बहन कहती है ये मारपीट का बुरा असर तुम्हारे बेटे पे पड़ेगा, और कभी किसी तरह से उल्टी सीधी उसने अगर लात हाथ मार दी तो ये बच्चा भी खराब हो जाएगा और तुम्हारी भी जान से आ सकती है। इसलिए कुछ दिनों के लिए तुम जो है मेरे पास आ जाओ। ये बात इसकी समझ में आ जाती है इसकी सपना के में, और सपना अपने पति से कह करके जो है अपने जीजा जीजी के पास घर आ जाती है। मेरठ में जो अभी बताया था उस घर में आकर के रहने लगती है। अब ये महीना आ जाता है अगस्त का महीना, अगस्त 2025 का महीना। 6-7 महीना इस लड़की को वहाँ रहते हुए हो जाते अपने जीजा जीजी के पास। तो ये लड़का जो है अब अपने जो है सड़बाई यानी जो है अपनी पत्नी जहाँ रह रही है उसके घर अपने आता है। आने के बाद बड़े आओ और उस लड़के की रविशंकर की परिवार वाले आओ और भगत करते हैं। आओ भगत क्या करते हैं, बड़े अच्छे से उन्हें जो है एक तरह से आरती लेकर के, थाली लेकर के उसकी आरती भी उतारी जाती है। बहुत आओ और सत्कार उसका किया जाता है। शाम हो जाती है, खाना खाने के बाद, चूक बहुत बड़ा घर नहीं था तो नीचे के फ्लोर में ये लोग रहते थे, पति पत्नी सहित। ऊपर वाले कमरे में सपना रहती थी। तो इनको भी खाना खिलाने के बाद कह दिया जाता है कि तुम ऊपर वाले फ्लोर में जा कर के रहो और वहाँ रहो। लड़का चला जाता है और जाने के बाद दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है, कुंडी भी लगा लेता है। घर वाले सोचते हैं कि काफ़ी दिनों बाद मिला है, चलो कोई बात नहीं है, और हैं तो कमरे में पति पत्नी के अलावा और क्या है, संबंध भी हो गए तो कोई बुरा नहीं है। तो घर वाले भी आश्वस्त हो जाते हैं। लेकिन ये लड़का है रविंदर, वो कहता क्या है, रविंदर लड़का जो कहता है कि मैं तुम्हें जो है सरप्राइज देने वाले हैं, जरा आंखें बंद करो। लड़की अपनी जो है आंखें बंद कर लेती है और वो जेब से एक माला टाइप हार निकालता है और उसके गले में वो हार पहनाता है, माला पहनाता है। लड़की को महसूस होता है, सपना को, कि हमारे गले में कुछ हार टाइप, कुछ माला टाइप पहनाई जा रही है। मन ही मन में वो बहुत खुशी होती है, सोचती है चलो
कुछ दिन के बाद मेरा पति सुधर गया है, अब मेरा सम्मान भी करने लगा है, देखो हमारे लिए कीमती उपहार लाया है। तो अब वो कहती है क्या मैं आंखें खोल करके अपना कीमती जो भी तुम उपहार लाए हो उसको देख लूं? तो वो लड़का कहता अभी रुको, थोड़ा सरप्राइज अभी और बाकी है। तो लड़की फिर आंखें बंद किए रहती है। इसी बीच वो लड़का जो है अपनी जेब से एक चाकू निकालता है और चाकू निकालने के बाद और ब्लेड निकालता है दोनों, और चाकू से उसकी गर्दन पर एक तरह से वो वार करता है और उस लड़की की चीख निकल जाती है। जब चीख निकलती है तो ये उसकी बातें जो सरप्राइज की थी वो बातें ये परिवार वाले भी सुन रहे होते हैं। अब चीख की जब आवाज गई तो लोग दौड़े हुए आते हैं। जब आते हैं तो देखा कमरा अंदर से बंद है। अब चीख पर चीख उसकी चालू है। 20-25 मिनट तक वो लड़की चीखती है, चिल्लाती है, बचाओ बचाओ करती है। और वो लोग घर परिवार के लोग हैं वो किवाड़ खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन किवाड़ नहीं खुलते हैं। क्यों नहीं खुलते हैं? कि वो मजबूत इतने थे, बहुत धक्का मारा, सब कुछ किया लेकिन वो किवाड़ नहीं खुले। दोस्तों कुछ समय के बाद सवेरा हो जाता है। सवेरा होता है तो ये लोग भी कहते चलो क्यों ना हम, चूंकि उस जो लड़की जब मारी गई अंदर से तो उसका ब्लड बह करके दरवाजे तक आ जाता है, तब इनकी समझ में आता है कि अंदर जो है एक हत्या कर दी गई है। पुलिस को वो फोन लगाते हैं, पुलिस फोन उठाती नहीं है, एंगेज जाता है, कभी उठाती नहीं है, घंटी बजती रहती है। दूसरी तरफ से ये लड़का जो है वो खुद फोन करता है पुलिस को और कहता है कि ये अपना पूरा पता बताता है। पता बताने के बाद वो कहता है कि आप इस जगह पर आ जाइए, हमने अपनी पत्नी सपना का कत्ल कर दिया है, मार दिया है और हमने उसकी नब्ज भी टटोली है। नब्ज टटोलने के बाद मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ उसकी मौत हो गई है। जब पुलिस वाले इस फोन को सुनते हैं तो पहले वो अवाक रह जाते हैं और सोचते हैं कोई सिरफिरा ही ऐसा कर सकता है और सिरफिरा है, फर्जी फोन लगा रहा है। लेकिन वो दोबारा करता है, तिबारा करता है तो पुलिस वाले भी आहट समझ लेते हैं कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। सवेरा भी हो चुका था, देखो पुलिस वाले भी उनके दरवाजे पर आ जाते हैं और किवाड़ खटखटाते, कुंडी खटखटाते हैं। क्यों सवेरा था, ये भी किवाड़ खोलने ही वाले थे लेकिन वो किवाड़ खोलते हैं और पूछते हैं कि रविशंकर और सपना यहीं पर रहते हैं, आपने फोन किया था। तो घर वाले दंग रह जाते हैं, बेदाग रह जाते हैं कि हमने तो फोन किया ही नहीं है, जो फोन किया था वो लगा नहीं था, किसने फोन किया है? तो वो कहता है पुलिस वाला नहीं, हमारे पास फोन गया था और मुझे ये बताइए कि वो लोग हैं कहाँ, सपना और रविशंकर। तो वो लोग इशारा से कर देते कि ऊपर छत पर। तो पुलिस वहां जाती है, पुलिस के इनके साथ साथ जो है गांव के लोग भी, कई लोग इकट्ठे हो गए थे, ये भी साथ में जाते हैं और देखते हैं। वो पुलिस वाला उनसे कहता रविशंकर आपने जो फोन किया था, हम पुलिस वाले हैं, हम आ गए हैं, दरवाजा खोलिए। जब पुलिस वालों को वो आश्वस्त हो जाता है, खिड़की से भी झांक के देख लेता है हाँ ये पुलिस ही वाले हैं, तो दोस्तों वो दरवाजा खोल देता है। दरवाजा खोलने के बाद वो जो है फर्श पर आराम के साथ लेट जाता है। जब दरवाजा पुलिस वाले, घर वाले, अंदर गांव वाले जब घुसते हैं तो अंदर का जो माहौल देखते, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे जवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बूढ़ा हो, सारे लोगों के मुंह से एक चीख निकल जाती है कि ये तो बहुत ही बुरा हुआ, इस लड़के ने बहुत ही बुरा किया। अब पुलिस वाले उसको फोन से पूछते हैं कि तुम्हारा नाम ही रविशंकर है? वो कहता हाँ जी मेरा ही नाम रविशंकर है। और फोन पे पूछता है कि आखिर ये घटना तुमने क्यों घटाई? तो वो पूरी कहानी बता देता है और बताता है कि मेरा झगड़ा इस बात को लेकर के था, इसके पेट में जो बच्चा है वो मेरा नहीं है, वो किसी और का बच्चा है। तो दोस्तों शक के आधार पर एक लड़की की जीवन समाप्त हो जाता है और समाप्त लड़की का ही नहीं होता है, उसमें पेट में पल रहे बच्चे का भी जीवन खत्म हो जाता है। दोस्तों ये कहानी सुनाने का मतलब किसी को हैरान करना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को बदनाम करना नहीं है। मैं अब फिर उसी बात पर आते हैं, भगवान कितना दुख देता है, जिसके परीक्षण लेता है उसका सत्यानाश कर देता है, पूरी चमड़ी ही उधेड़ लेता है। ऐसा ही इस बेटी सपना के साथ हुआ। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।